ग्रीटिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, उसमें सी 6 to 8 के लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का तो लग रहा था कि लिटरेचर से पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन लिटरेचर कूट कूट के भरा पड़ दिया था। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्ट, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसको हर एक क्वेश्चन को कैसे बारीकी से हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और टीआरई 4 के लिए आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है ये। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। और जिसको अगर कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बैच लेना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ डिटेल से पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आते हैं, विच ऑथर क्रेडिटेड द लाइन एलिमेंट्री माई डियर वॉटसन। एक लाइन जो है एलिमेंट्री माई डियर वॉटसन, ये लाइन दिया गया आपका। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑथर है जो क्रिएट किया गया था, इसमें कौन, अगाथा क्रिस्टी, एडगर एलन पो या फिर आर्थर क्या है, सब क्या है डिटेक्टिव सॉरी सब डिटेक्टिव क्या है आपका राइटर है इसमें आर्थर कैनन डायल, जो कि बहुत ही फेमस है। किसके लिए, आप पढ़े होंगे। ठीक है, शार्लॉक होम्स का पढ़े होंगे। इसमें एक कैरेक्टर रहता है, शार्लॉक होम्स का बुक नहीं रहता है, शार्लॉक होम्स कैरेक्टर है, और जिसके रचयिता कौन है, आर्थर कैनन डायल। ये लाइन क्या है कि इसी के लिए गया था। ठीक है, आर्थर कैनन डायल का ही था। इसमें हम लोग देखते हैं आइकनिक फ्रेज एसोसिएटेड विद शार्लॉक होम्स है। ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ था, शार्लॉक होम्स है। अ फिक्शनल डिटेक्टिव क्रिएटेड बाय सर आर्थर कैनन डॉयल है। तो यहाँ पे क्या है, ये कि जो शार्लॉक होम्स दिया गया है ये फिक्शनल डिटेक्टिव है। अब फिक्शनल डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो क्रिएट किया गया है इमेजिनेशन से। बहुत सारा क्या होता है, एक कैरेक्टर को इमेजिन कर लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्शनल डिटेक्टिव कहते हैं। ये फिक्शनल डिटेक्टिव रहता है, कोई ओरिजिनल शार्लॉक होम्स ऐसा नहीं। शार्लॉक होम्स का बुक पढ़ेंगे, यानी सर आर्थर कैनन का बुक पढ़ेंगे, तो शार्लॉक होम्स आपको देख के बता देगा कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं लगता। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ और काम करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग फिजिकल वाला काम करते हैं, या फिर पेंटिंग का, क्योंकि आपका हाथ क्या है, एक में बाजू ज़्यादा है और एक में कम है, यानी एक से पेंट का काम करता होगा तो एक का क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो देख के ही सारा चीज़ बता देता है और एनालाइज कर लेता है, और उसका ज़बरदस्त आप पढ़ सकते हैं सर आर्थर कैनन डायल का। ठीक है, ये शार्लॉक होम्स स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन लेट 19th सेंचुरी। इसका हम लोग देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। शार्लॉक होम्स का जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था, वो लेट 19th सेंचुरी में हुआ था, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, इज यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस है, डार्कनेस विजिबल। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जब आप पोएट्री पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो क्या होता है, बिना फिगर ऑफ स्पीच के आप पोएट्री को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। यहाँ पे लास्ट लाइन में इस्तेमाल किया गया लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो लाइक क्या है, एक क्या है आपका कंपेयर, एक कंपेयर करा डायमंड की तरह। ठीक है, मानो आसमान में क्या कर दिया गया, डायमंड को डायमंड लगा दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसका फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये सिमिली इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सिमिली, तो क्योंकि एज लाइक इस्तेमाल होता है, फिगर स्विच क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। तो डार्कनेस का मतलब अंधेरा होता है, विजिबल मतलब दिख सकता है, अंधेरा का भी दिख सकता है। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों वर्ड क्या है, जब एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। क्लियर हो गया, ऑक्सीमोरन में दोनों वर्ड एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगा। डार्कनेस मतलब डार्कनेस है, विजिबल, ये क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ऑक्सीमोरन का। इट जक्स्टापोजिट टू अपोजिट कॉन्सेप्ट, दोनों क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों ऑपोजिट है, एक डार्कनेस एक अंधेरा और एक विजिबिलिटी दिखने वाला। ठीक है, अब आते हैं, विच विक्टोरियन पोइट रॉट द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिपो लिपि। कौन सा ये एक विक्टोरियन पोइट है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा गया था, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया था, और जिसका नाम था एंड्रिया डेल सार्टो या फिर फ्रा लिपो लिपि। इसमें कौन थे आंसर आपका, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज रिनॉन्ड विक्टोरियन पोएट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे विक्टोरियन पोएट थे, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और उसका ड्रामेटिक मोनोलॉग जो था किसको एक्सप्लोर करता है, हमेशा साइकोलॉजिकल स्टेट्स को। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का किस चीज़ का एक्सप्लोर करता है, तो साइकोलॉजिकल स्टेट में वो लिखते हैं। जैसे कि एंड्रिया डेल सार्टो या फिर फ्रा लिपि लिपि, ये क्या है आपका, एक है उसका मोस्ट फेमस वर्क है, किसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, आप देखते होंगे, तो हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, एक नॉवेल है जिसका नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसके लिखने वाले कौन है, गोल्डिंग साहब, हार्डी या फिर एटवुड। तो इसका क्या हो जाएगा, विलियम गोल्डिंग है। ठीक है,
तो विलियम गोल्डिंग है वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, ही रोट है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, यानी क्या है विलियम गोल्डविन ही जो क्या लिखा लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लिखा, और ये लिखा कब गया था 1954 में लिखा गया था। ये पोम ये नॉवेल क्या है एलिगेरी है, किस चीज़ को लेकर के, नेचर को लेकर के, ठीक है, अबाउट द नेचर, अबाउट द नेचर ह्यूमनिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एविल, यानी 30 चीज़ का अलग ही रहे हैं, ठीक है, या नेचर का है, ह्यूमनिटी का है, या फिर पोटेंशियल ऑफ फॉर एविल के लिए है। व्हाट वाज द सीडोनिम्स है, सीडोनिम्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। सीडोनिम्स का मतलब आपको समझना होगा, सीडोनिम्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जैसे पीजीटी में बोले थे तो एक बच्चा पूछा था सीडोनिम का मतलब क्या होता है, फॉल्स नेम एक तरफ से आप सिंपल समझ सकते हैं, जो झूठा नाम, ठीक है, वो अपना नाम ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो किसी और का इस्तेमाल करता है या कुछ अलग नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग सीडोनिम कहते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस का सीडोनिम्स क्या है, ठीक है, एलिया है, बॉज है, या फिर करर बेल है। तो चार्ल्स डिकेंस का क्या हो गया, बोज हो गया, चार्ल्स डिकेंस का बोज हो गया, सीडोनिम्स है, वो बोज के नाम पे लिखते थे। ड्यूरिंग हिज अर्ली कैरियर एज अ जर्नलिस्ट है, चलो, कैरियर एज अ जर्नलिस्ट है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द नेम ऑफ द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड, ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है कि उसका जो नेम जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसका फैमिली फ्रेंड से हुआ, ठीक है। विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, कौन सा ऐसे क्रिटिक है जो डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, फैंसी बिटवीन फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में, ठीक है, तो कौन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और फिर जॉन कीट्स है। तो इसमें कौन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सैमुअल टेलर कॉलरिज हो जाएगा। ये एक प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट थे, ठीक है, एक क्रिटिक भी थे। वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फैंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन को। अपने उसका बुक का नाम था एस.टी. कॉलरिज का, जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसी में इस चीज़ को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हु रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स एक नॉवेल है, तो कौन लिखे हैं आपको मालूम ही होगा, इसका लिखने वाला राइटर कौन है, डी.एच. लॉरेंस साहब हैं। तो डी.एच. लॉरेंस साहब हैं, ठीक है। डी.एच. लॉरेंस साहब क्या थे, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, एक पोएट भी थे, ठीक है, जिन्होंने सन्स एंड लवर्स लिखा, कब लिखा, ये 1913 में लिखा, ठीक है। जो नॉवेल है इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये क्या आपका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो क्या करता है, थीम को एक्सप्लोर करता है, फैमिली को लेकर के, लव को लेकर के और सेक्सुअलिटी को लेकर के, ठीक है, ये तीन चीज़ को क्या करता है, वो एक्सप्लोर करता है। तो आते हैं, इन विच 18th सेंचुरी नॉवेल डू यू फाइंड द याहूस, ठीक है, हम लोग किस में फाइंड करते हैं, याहू में। तो कौन सा 18th सेंचुरी नॉवेल आपका, ये रॉबिन्सन क्रूसो है, गुलिवर्स ट्रैवल है, या फिर अमेलिया है। तो याहूस क्या है आपका, एक क्रिएटर इनकाउंटर्ड बाय गुलिवर्स इन जोनाथन स्विफ्ट सटारिकल नॉवेल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, गुलिवर्स ट्रैवल हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो कि पब्लिश कब हुआ था आपका 1726 में। ये क्या हुआ था, एक सटारिकल नॉवेल है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, गुलिवर्स ट्रैवल जो है एक क्या सटारिकल नॉवेल है, जो कौन लिखे थे, ये जोनाथन स्विफ्ट लिखे थे, और इसका पब्लिश कब हुआ था, 1726 को हुआ, ठीक है। विच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रोट कॉन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, ठीक है, कौन फेमस इंग्लिश एसेइस्ट है जो लिखे हैं कॉन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया, टॉमस द क्विंसी, ठीक है, टॉमस मकॉले, या फिर डेलन टॉमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉमस है, इसको थॉमस नहीं पढ़ते हैं, टॉमस पढ़ते हैं, टॉमस द क्विंसी। तो टॉमस द क्विंसी इज द राइट आंसर, ठीक है। वाज एन इंग्लिश एसिस्ट एंड क्रिटिक, वो भी थे किसके अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम क्या था, कॉन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, ठीक है, ओपियम ईटर। अब वो कब पब्लिश कब हुआ था, 1821 में पब्लिश हुआ था। उसका वर्क जो था पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद ओपियम एडिक्शंस है, वो पर्सनल अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसके तजुर्बा से ये लिखा गया था, ठीक है, विद ओपियम एडिक्शन। ओपियम क्या होता है आपका, ये सब होता है अफीम गांजा वगैरह, ठीक है। 80 क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द नॉवेल एमा, ठीक है। एमा नॉवेल कौन लिखा है, आपको मालूम ही होगा, जेन ऑस्टिन लिखी है, ठीक है। जेन ऑस्टिन जो थी, जेन ऑस्टिन का टोटल से वैसे क्या है 6 नॉवेल है, जिसमें सबसे बेहतरीन नॉवेल उसका लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। ऑथर ऑफ द नेम एमा, अ क्लासिकल रिजेंसी एरा रोमांस, ठीक है, ये भी क्या है, एक क्लासिकल रिजेंसी एरा रोमांस है, और जो कि पब्लिश कब हुआ था, 1815 में हुआ था पब्लिश। अब पूछेगा जेन ऑस्टिन का टोटल नॉवेल कितना है, तो टोटल 6 नॉवेल है, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस सबसे बेहतरीन माना जाता है, रोमांटिक क्लासिकल माना जाता है वो भी, ठीक है। विच अमेरिकन प्ले राइट रोट द डेथ ऑफ
सेल्समैन, ठीक है। कौन सा अमेरिकन प्ले राइट है? प्ले राइट का मतलब क्या होता है? जो ड्रामा लिखता है उसे हम लोग प्ले राइट कहते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन कौन लिखा है? व्लादिमीर नाबोको, आर्थर मिलर या फिर विलियम्स थर्ड का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर मिलर साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? आर्थर मिलर साहब लिखे हैं। ये क्या है? एक ऑथर है, ठीक है, जो कि पुलित्जर प्राइज विनिंग भी है और किसी प्राइज विनिंग प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन है, पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ एन अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। ये क्या करते हैं? बड़ा ही बेहतरीन एक तरफ से प्ले राइट अमेरिका का। अब आते हैं 82 क्वेश्चन नंबर पे। हु रोट द प्ले द जी ऑफ माल्टा? द जी ऑफ माल्टा क्या है आपका? एक ड्रामा है, उसे कौन लिखे हैं? टी.एस. एलियट, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर टॉम स्टॉपर्ट। तो इसके राइटर कौन हो गया आपका? क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो क्या है? एक कंटेम्प्रेरी ऑफ द विलियम शेक्सपियर से रोट द प्ले जी ऑफ माल्टा, ठीक है। तो एक क्रिस्टोफर मार्लो क्या थे? एक प्ले राइट थे जो क्या लिखे थे? जी ऑफ माल्टा लिखे थे। एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, ठीक है। जी ऑफ माल्टा क्या है? एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। अब अगला क्वेश्चन में आ सकता है कि जी ऑफ माल्टा क्या है? एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। तो विच इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल, ठीक है। कौन सा इंग्लिश नॉवेलिस्ट है? इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के रहने वाले को इंग्लिश कहते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले को इंग्लिश कहते हैं, सॉरी। इंग्लिश नॉवेलिस्ट है क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल। मिस मार्पल एक कैरेक्टर है जो कि कौन इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो है उसको क्रिएट किया है, ठीक है। पीजी वुडहाउस है, अगाथा क्रिस्टी, चार्ल्स डिकेंस। इसमें से तीनों कौन हो गया? अगाथा क्रिस्टी। आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अगाथा क्रिस्टी का टोटल अच्छा खासा नॉवेल है, ठीक है। अगाथा क्रिस्टी इज द क्रिएटर ऑफ द रिनाउंड डिटेक्टिव मिस मार्पल, ठीक है। उसमें कैरेक्टर रहता है मिस मार्पल हु अपीयर्स इन मैनी ऑफ हर मिस्ट्री नॉवेल्स हैं। उसके बहुत सारे नॉवेल में, यानी अगाथा क्रिस्टी बहुत सारे नॉवेल लिखी है, ठीक है। इसमें से क्या होगा? उसका बहुत सारा आपका मिस्ट्री नॉवेल्स में एक कैरेक्टर दिखेगा जिसका नाम क्या है? मिस मार्पल है, ठीक है। तो द ड्रामेटिस्ट है हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। एक ड्रामेटिस्ट है जो क्या लिखा है? स्पेनिश ट्रेजेडी लिखे हैं। उसका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो या टॉमस किड है। टॉमस किड है, ये भी एक प्ले राइट है, ठीक है। यानी ड्रामेटिस्ट है, ये क्या लिखे हैं? ये क्या? ऑथर ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी। ये के द स्पेनिश ट्रेजेडी क्या है? एक रिवेंज ट्रेजेडी है। अगला बार आ सकता है द स्पेनिश ट्रेजेडी क्या है? तो एक रिवेंज ट्रेजेडी है, पॉपुलर प्ले ऑफ द एलिजाबेथन एरा। और ये किस एरा में लिखा गया था? तो आपका एलिजाबेथन एरा में लिखा गया था। ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर लेपर्ड ब्लूम इन यूलिसेस, ठीक है। आपका एक कैरेक्टर है, ठीक है, लेपर्ड ब्लूम इन यूलिसेस में। तो कौन है आखिर? कौन क्रिएट किया लेपर्ड ब्लूम इन यूलिसेस में? तो वर्जीनिया वुल्फ है, डब्ल्यू बी ईट्स है या फिर जेम्स जॉयस है, या फिर जेम्स जॉयस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा, जेम्स जॉयस है। तो जेम्स जॉयस एक आयरिश मॉडर्निस्ट ऑथर है, ठीक है, जो क्या किया? एक कैरेक्टर को क्रिएट किया, किसमें? लेपर्ड ब्लूम है। इन हीज ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल्स, नॉवेल का नाम क्या है आपका? यूलिसिस है, ठीक है, जो कि ऊपर भी दिया गया था। तो विच इंडियन पोइट रोट द पोअम द फकीर ऑफ है जहांगीरा जंगीरा, ठीक है। एक एक इंडियन पोइट है, ठीक है। तो विच कौन है इंडियन पोइट जिसमें एक पोअम लिखे हैं द फकीर ऑफ है जंगीरा? द जंगीरा कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त या फिर हेनरी एल्डेरोजियो। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, तोरू दत्त। तोरू दत्त ही नहीं लिखे थे, ठीक है। 19th सेंचुरी एंग्लो इंडियन पोइट है। ये कब के थे? 19th सेंचुरी एंग्लो इंडियन पोइट थे एंड रोट द पोअम फकीर ऑफ जंगीरा। वही पोअम लिखे था तोरू दत्त, फकीर ऑफ जंगीरा। नेक्स्ट 87 पे आते हैं। इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू यू फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मकॉबर, ठीक है। कौन सा नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस क्या करते हैं? चार्ल्स डिकेंस डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर मिकॉबर, ठीक है। यानी कौन सा नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस का कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें मिस्टर मकॉबर कैरेक्टर आपको दिखता है? तो पिकविक पेपर है, यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, डेविड कॉपरफील्ड। आपको तीनों मालूम चल गया ये सब किसका है? ये तीन नॉवेल किसका है? चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर रहता है? मिस्टर मिकाबॉर जो है एक मेमोरेबल कैरेक्टर है, ठीक है, जो क्या होता है आपका किस में अपीयर होता है? चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में, जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड दिया गया, आंसर क्या हो जाएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। हु रोट द प्ले बर्थडे पार्टी? बर्थडे पार्टी एक प्ले है, यानी ड्रामा है, जिसे कौन लिखे हैं? सैमुअल बेकेट, प्रिंटर या फिर गोल्डी। इसमें से कौन लिखा हुआ है? हैरोल्ड प्रिंटर। यानी आंसर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में जैसे कि एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हैरोल्ड प्रिंटर, हैरोल्ड प्रिंटर जो है एक रिनॉन्ड इंग्लिश प्ले राइट है,
ठीक है। इज द ऑथर ऑफ द एनिग्मेटिक एंड सस्पेंसफुल प्ले, ठीक है। ये एक सस्पेंसफुल प्ले रहता है, एनिग्मेटिक भी रहता है और सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस क्या होगा आगे पता नहीं चलता है, ठीक है। द बर्थडे पार्टी है, उसका नाम क्या है, एक यानी बर्थडे पार्टी क्या है आपका, एक सस्पेंसफुल प्ले है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ द सलीम सिन्हाई, ठीक है। कौन नॉवेलिस्ट है जो एक कैरेक्टर को क्रिएट किया है, सलीम सिन्हाई। मुल्क राज आनंद है, थरूर है, यानी शशि थरूर है। शशि थरूर का भी इंग्लिश में लाजवाब, आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। सलमान रश्दी का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने क्या किया था, एक कैरेक्टर को क्या किया था, क्रिएट किया था, जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन में, ठीक है, जिसका कैरेक्टर का नाम क्या था, सलीम सिन्हाई। इसके लिए उसको क्या किया था, बुकर प्राइज भी मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, किसको, सलमान रश्दी के लिए। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हेयर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोअम। ये जो बट एट द बैक आई ऑलवेज हेयर है, ये कौन सा पोअम से लिया गया आपका, ठीक है। द पुली से लिया गया, द गुड मोरो या फिर द कोय हीज मिस्ट्रेस है। ये क्या लिखा है, किससे लिया गया, द यानी टू कोय हीज मिस्ट्रेस से लिया गया। ये लाइन क्या है आपका, टू कोय हीज मिस्ट्रेस से लिया गया, बट एट माई बैक आई ऑलवेज। तो ये आपका एंड्रयू मार्वेल, ठीक है। एंड्रयू मार्वेल का एक फेमस क्या है, मेटाफिजिकल पोअम है, जिसका नाम क्या था, एक है टू को हिज मिस्ट्रेस। क्वेश्चन में आ सकता है टू को हिज मिस्ट्रेस क्या है आपका, तो एक मेटाफिजिकल पोअम है। किस तरह का पोअम है, तो मेटाफिजिकल पोअम है, जहाँ पे नेचर, जहाँ पे साइंस का, मेटाफिजिकल पोअम किसे कहते हैं, मेटा का मतलब ये तो बियॉन्ड होता है, ठीक है। जहाँ पे नेचर क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, मतलब सुपर नेचुरल का बात होने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल पोअम कहते हैं, ठीक है। ये पब्लिश कब हुआ था, 1681 में हुआ था। एक पोअम है जो परसुएसिव आर्गुमेंट ऑफ फॉर कार्पे diem है, यानी सीज द डे, इसी के ऊपर क्या करता है, सीज द डे के ऊपर आर्गुमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर ई, ठीक है। क्वेश्चन क्लास 6 to 8 के लिए। एंड विच इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज इन अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। डॉक्टर अजीज जो एक नावल है, ठीक है, कौन सा इंग्लिश नॉवेलिस्ट है जो पैसेज टू इंडिया लिखे हैं, जिसमें एक कैरेक्टर जिक्र किया गया है डॉक्टर अजीज को लेकर के। एम फॉस्टर साहब है, रुडियार्ड किपलिंग है, या फिर एम जी वसांजी है। तो इसमें क्या आपका एम फॉस्टर है, एक क्या ऑथर है, ठीक है। अब पैसेज टू इंडिया का लिखने वाला, ये लिखा गया था 1924 में। और नॉवेल क्या है, क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी ब्रिटिश के कॉलोनिज्म पे लिखा गया था यह पोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम फॉस्टर। इंग्लिश पोइट कौन है आपका, ये एम फॉस्टर है, ठीक है। अ पोम ऑफ मॉर्निंग फॉर पर्सन और एन ऑब्जेक्ट है कॉल्ड, ठीक है, जो कि ऐसा पोम जो कि दुख के ऊपर लिखा जाता है, किसी के इंसान के लेकर के या फिर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, उस पोम को क्या कहते हैं हम लोग, कोड, एलेजी या फिर मैड्रियल, इसे क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो एलेजी क्या होता है, एक पोम होता है जो कि मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सुबह नहीं है, मॉर्निंग है, MOUR है, ठीक है, दुख के लिए, किसी इंसान के लिए जो कि मर जाता है उसके लिए लिखे, जब पोम लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। ओके। The sea of faith was once to at the full, and round earth's shore lay like the folds of the bright girdle fold. Who wrote these lines? इस लाइन को कौन लिखा है, The Sea of Faith, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया, लॉर्ड टेनिसन या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पे कौन है आपका, मैथ्यू अर्नोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने ये लिखे हैं, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या था, एक पोइट थे जिसका पोएम डोवर बीच है, डोवर बीच है, जो पब्लिश कब हुआ था, 1867 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये पोअम जो पोअम इज अ मेडिटेशन ऑन द लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एरा, ठीक है। ये कब लिखा गया था, विक्टोरियन एरा में लिखा गया था। और ये पोअम क्या है, एक मेडिटेशन को शो करता है, ठीक है। मेडिटेशन को बताता है किस चीज़ का, द लॉस ऑफ फेथ, यानी फेथ का गुम हो जाना। जैसे कि कोई आपके ऊपर बहुत भरोसा करता है, ठीक है, तो अचानक क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एक मैसेज से भी या फिर एक बातों से भी। तो इसमें लॉस ऑफ फेथ के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। विच इंग्लिश पोइट रोट द फॉलोइंग लाइन्स, कौन सा इंग्लिश पोइट है जिसने ये लाइन्स लिखा है, ठीक है। विच इंग्लिश पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स है, ब्रेक 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 द पोम ऑफ द लाइफ मैन, ठीक है। इसमें एक लाइन आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से एक लाइन का जिक्र किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, ये पोम क्या, अल्फ्रेड नॉवेल, अल्फ्रेड टेनिसन का पोम का लिया गया था, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है।
यानी वो पोम किससे लिया गया था? अल्फ्रेड टेनिसन पोम से, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पब्लिश कब हुआ था? 1842 में। द पोम इज अ लैमेंट फॉर द लॉस ऑफ लव्ड वन। ठीक है, ये पोम किसको जिक्र करता है? यानी कोई अपने सबसे पसंदीदा चीज़ को खो देता है, ठीक है, तो उसके दुख में ये पोम लिखा गया था। 95 में देखते हैं हम लोग, इन विच नॉवल डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। कौन सा नॉवल है, ठीक है, इसमें से कौन सा नॉवल है जिसमें से एक एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बारे में जिक्र करता है? एन एमा, सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो सब क्या है, ये सब एलिजाबेथ, सब ये किसका नॉवल है आपका? एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये लिखा हुआ जेन ऑस्टिन का है, जिसमें से प्राइड एंड प्रेजुडिस हम बताए थे, प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही बेहतरीन नॉवल है। इसी में क्या रहती है, 5 बहन रहती है, जिसमें एलिजाबेथ बेनेट कैरेक्टर भी रहता है और मिस्टर डार्सी एक और कैरेक्टर रहता है, और द सेंट्रल कैरेक्टर्स जेन ऑस्टिन्स नॉवल, ठीक है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये आपका कैरेक्टर रहता है एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी, और नॉवल लिखे गए तो कौन? जेन ऑस्टिन का नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब पब्लिश कब हुआ था? 1813 में, 1813 में पब्लिश हुआ था। और 1813 में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया था? फिर लास्ट का लाइन रहता है, विल बी द हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड। हम लोग दोनों क्या रहेंगे? दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कपल रहेंगे, क्योंकि जज करने के बाद दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे का मिलनसार होते हैं। 96 में हम लोग देखते हैं, विच इंडियन नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ राजू गाइड। ठीक है, आप लोग नॉवेल भी देखे होंगे, और देवानंद की एक मूवी भी है, द गाइड, सॉरी मूवी भी है द गाइड, ठीक है। उसमें कौन किसका है? आर के नारायण का है। किसका है ये? आर के नारायण का द गाइड है, बड़ा ही बेहतरीन है। लास्ट में इससे क्या होती है? मौत हो जाती है द गाइड का। यानी आर के, इसमें यासी भी बहुत करता है ये एक्टर, ठीक है। आर के नारायण एक ऑथर है जो गाइड के, ठीक है। ये पब्लिश कब हुआ था? 1958 में। और ये नॉवल क्या है? ह्यूमरस भी है, इनसाइटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बारे में भी यहाँ पे दिखाया जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटेन बाय, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा लिखा गया? अलेक्जेंडर पोप, एडमंड स्पेंसर, टी.एस. एलियट, ठीक है। तो कौन लिखे ऑन हिज ब्लाइंडनेस? कौन लिखे? आपका जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन, ठीक है, ना कि अलेक्जेंडर पोर्ट, एडमंड स्पेंसर और टी.एस. एलियट, ये तीनों के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि क्या लिखा गया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और जॉन मिल्टन क्या होती है? लास्ट में क्या होते हैं? ब्लाइंड भी हो जाते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नॉन एज द बैथोस, ठीक है। बैथोस के नाम से कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा, मेटाफर या फिर साइनेक्डॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैथोस के नाम से कौन सा जाने जाते हैं? एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व्स अ सडन डिसेंडेंट, सडन डिसेंडेंट फ्रॉम अ हाई पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट, ठीक है। ऑफन क्रिएटिंग अ ह्यूमरस एंड आयरनिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नॉन बैथोस, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स भी क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें क्या है? अचानक क्या होता है? डिसेंट हो जाता है, हाई पॉइंट से डायरेक्ट लोअर पॉइंट में आ जाता है। और क्या करता है? एक मतलब जैसे राजा को अचानक भिखारी बना दिया जाएगा, तो ये सब क्या कहलाता है? एंटी क्लाइमेक्स कहलाता है, ठीक है। ऐसे और एंटी क्लाइमेक्स को हम लोग बैथोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें भी क्या कर सकते हैं आप, बने हुए रहिए। अगर आपको TRE 4 निकालना है तो, नहीं निकालना है तो आराम से सोए हुए रहिए। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू यू फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ कैलिबन, ठीक है। इसमें से कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जो इसमें क्या होता है? एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर का कैलिबन है, विंटर्स है, विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है, या फिर कोरियोलैनस। तो इसमें तो कैलिबन एक कैरेक्टर जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उस प्ले का नाम क्या था? द टेम्पेस्ट। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1610 से लेकर 1611 में। 100 क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिटिक्स इज यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसमें से कौन सा ऐसा क्रिटिक है जो क्या इस्तेमाल किया गया था? नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। T.S. एलियट हो गया, W.B. येट्स हो गया, या फिर जॉन किट्स हो गया। तो इसमें जॉन किट्स हो गया, ठीक है। जॉन किट्स क्या है? एक प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट है जो क्या करता है? एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है, नेगेटिव कैपेबिलिटी को, ठीक है। वो अपने एक लेटर में अपने भाई को जब लिखते हैं तो उसी में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका भाई का नाम क्या था? जॉर्ज था। और इसकी 25 साल में डेथ हो जाती है। और डेथ का कारण क्या रहता है? जॉन किट्स का टीबी रहता है, यानी इसका टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्यूलोसिस। 101 में देखते हैं, द लाइन्स इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरे सिग्निफाइंग नथिंग, ठीक है। ये एक कहानी है जो बेवकूफ़ के द्वारा बोला गया है, जो क्या करता है? शोरगुल मचाता है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। ये कौन सा प्ले से लिया गया आपका? मैकबेथ, हैमलेट, या फिर किंग लियर। ये आपके किससे लिया गया? मैकबेथ से लिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैकबेथ हो जाएगा।
यानी बी आंसर हो जाएगा इसका मैकबेथ, ठीक है। और ये मैकबेथ क्या है, एक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये ट्रेजेडी है। मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है। लिखा कब गया था, 1606 से 1607 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन बन जा रहा है। विच अमेरिकन नॉवेलिस्ट है क्रिएटेड कैरेक्टर्स ऑफ है जे गैट्सबी एंड निक कैरावे, ठीक है। कौन सा अमेरिकन नॉवेलिस्ट है जो कैरेक्टर क्रिएट किया था, कैरेक्टर का नाम क्या था, जे गैट्सबी एंड निक कैरावे। आपका फिट्जगराल्ड, हार्मन मेलविल या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये सब क्या आपका अमेरिकन नॉवेलिस्ट है जिसमें गे गैट्सबी और निक कैरावे या फिर मोर देन अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसमें जो है FC यानी FS फिट्जगराल्ड, ठीक है, एक ऑथर है यानी अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, जिसमें एक क्लासिकल नॉवेल है द ग्रेट गैट्सबी। अब पब्लिश कब हुआ था, 1925 में। यानी को ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ कैरेक्टर्स ऑफ जे गैट्सबी एंड निक कैरावे। ये एक नॉवेल का भी नाम था और क्या था, द ग्रेट गैट्सबी। और पब्लिश कब हुआ था, 1925 में। एक क्लासिकल नॉवेल और लिखने वाले कौन था, F स्कॉट फिट्जगराल्ड, ठीक है। 103 में देखते हैं व्हाट इज द प्रोसोडिक मीटर यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। प्रोसोडिक मीटर जो इस्तेमाल किया गया प्रोसोडिक इस लाइन में, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 स्ट्रेस है, एक है 5 है स्ट्रेस आएगा, 5 अन स्ट्रेस आएगा। द कर्फ्यू, कर्फ्यू 2 हो गया, टॉल्स यहाँ पे टॉल्स 2 हो गया, यानी 2 3 5 हो गया। द नेल, द नेल, नेल का नेल नहीं है, 7 हो गया, 8 हो गया, पार्टिंग, पार्टिंग यहाँ पे 2 हो गया, 9 हो गया, डे, डे, डे एक आ रहा। तो यहाँ पे 5 स्ट्रेस है, 5 क्या है, अन स्ट्रेस है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो यानी द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, इसमें 10 स्ट्रेस आ रहा, एक 5 स्ट्रेस, 5 अन स्ट्रेस आ रहा मीटर, ठीक है। यानी प्रोजोटिक मीटर इज यूज्ड इन द प्रोजोटिक मीटर का इस्तेमाल किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। तो वही जो समझाएं इसमें, ठीक है। एक है क्या स्ट्रेस है, अन स्ट्रेस है, दूसरा क्या है स्ट्रेस है, यानी 5 स्ट्रेस है, 5 क्या है अन स्ट्रेस सिलेबल का इस्तेमाल किया गया हर एक लाइन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। हु क्रिएटेड द आइडिया टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड जो आइडिया है ये कौन क्रिएट किया, ठीक है, एज एन एस्पेक्ट ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो कौन है, वाल्टर सैवेज लैंडर, वाल्टर पैटर, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर मोर वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ही जो है क्या एक है रिनॉल्ड इंग्लिश क्रिटिक माने जाते हैं। क्रिटिक्स उसको बोला जाता है जो किसी की कमी निकालता है, कमी को निकाल के इजहार तलब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश क्रिटिक कहते हैं। वो टच स्टोन को टच स्टोन मेथड डेवलप किया था कौन, अर्नोल्ड मेथड साहब, ठीक है, सॉरी मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। Which English romantic poet wrote the following lines? In Xanadu did Kubla Khan a pleasant pleasure dom decree। तो यहाँ पे कुबला खान ही आ गया, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कुबला खान कौन है, ठीक है। कुबला खान एक बुक है जो क्या लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया। तो ये लाइंस कहाँ से आता है, सैमुअल यानी एस टी कॉलरिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज का पोअम कुबला खान से ही लिया गया, जो कि कुबला खान का पब्लिश हुआ था आपका 1860 में। और सैमुअल टेलर का एक और पोअम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें सुपर नेचुरल इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कौन सा एक गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी ऑन गलत हो जाएगा, यू मस्ट कैरी ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी ऑट हो जाएगा। इसमें से अंडरलाइन करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कैरी ऑन की जगह क्या आएगा, तो कैरी आउट आएगा, ठीक है। कैरी आउट का मतलब भी होता है कंप्लीट, फुलफिल अ टास्क और ऑर्डर, किसी चीज़ को कंप्लीट करना। ठीक है, तो यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर, तुम्हें मेरे ऑर्डर का क्या करना होगा, पालन करना होगा, कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा। तो इसमें द विलेजर्स, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन बीटर कोल्ड फॉर मोर देन आर फॉर मोर देन 4 आवर्स नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव वेटेड का इस्तेमाल किया गया, उसके जगह हैड बीन हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा, या फिर हैव बीन हो जाएगा, या फिर मोर देन वह हो जाएगा, या फिर आपका देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा, ठीक है। यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर विलेजर्स
विलेजर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्शन को एक्सप्रेस होता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, जो कि एक्शन पास्ट में इस्तेमाल हुआ था, एक्शन स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया द इन ऑर्डिनेटली डिले, ठीक है, इसके जगह आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले, तो आंसर क्या हो जाएगा, द इनऑर्डिनेटली डिलेइंग, द इनऑर्डिनेट्स डिले या फिर द इनऑर्डिनेट डिले। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द इनऑर्डिनेट डिले हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इनऑर्डिनेट का मतलब भी क्या होता है आपका, एक्सेसिव और अनरीजनेबल, ठीक है, बिना बिना कारण के। द एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन नॉट अ जेरन, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, हमेशा नाउन को, ना ही के जीरन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इन ऑर्डिनेट डिले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरन्स नहीं हो जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू अ मर्चेंट, ठीक है। यहाँ पे टू थीव्स सोल्ड द लूट टू द मर्चेंट, यहाँ पे जो सोल्ड द लूट का इस्तेमाल किया गया, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सेल द लूट हो जाएगा, सेलिंग द लूट हो जाएगा, या सेल लूटिंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेलिंग द लूट हो जाएगा यहाँ पे, यानी आंसर बी इज ए करेक्ट। क्यों, क्योंकि द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल सेलिंग एज यूज्ड एज अ जीरन, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का इस्तेमाल किया गया जीरन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो सेलिंग द लूट हो जाएगा, टू मर्चेंट्स है, द टू थीव्स है, सेलिंग द लूट टू अ मर्चेंट। नेक्स्ट आते हैं, न्यूटन वांटेड टू नो, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, अंडरलाइन दिया गया है, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वांटेड दिया गया है, ये वर्ब टू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, डिड का इस्तेमाल किया गया, यानी पास्ट में बनाया गया। हम लोग जानते हैं कि जब पॉजिटिव से इस्तेमाल होता है तो कभी भी क्या होता है, बीच में इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। नो वाई डिड तो होगा नहीं है, नो वाई द एप्पल फेल, नो वाई डिड द एप्पल फेल ये भी नहीं होगा, नो दैट वाई द एप्पल फेल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई द एप्पल फेल, फॉल का फेल होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई द एप्पल फेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से 135 में जो दिया गया था, करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, यहाँ पे ईडियम्स दिया गया, ठीक है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू ट्राई टू वंस अटमोस्ट। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब ये होता है टू ट्राई वंस एटमोस्ट, वही दिया गया, ठीक है। दिस इडियम्स मीन्स टू मेक वेरी पॉसिबल एफर्ट, जितना कोशिश कर सके, यानी ट्राई वंस एटमोस्ट। टू स्मेल अ राइट, ठीक है। तो स्मेल अ राइट का मतलब क्या होता है, मिसअंडरस्टैंड, स्मेल, बैड ऑर्डर। टू सस्पेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, इसका मतलब भी होता है, ठीक है। तो दिस इडियम्स मीन्स सस्पिशियस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर शख्स होना, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। एंड सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस पे बैठा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वाड हो जाएगा। अनब्लेस, इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन टू ऑप्शन है, यानी जो भी से फेंस पे मतलब बैठा हुआ था, दो ऑप्शन के बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो बिटवीन टू ऑप्शन। तो अनडिसाइडेड एंड न्यूट्रल, ठीक है, मीन्स टू बी अनडिसाइडेड एंड न्यूट्रल, बेचारा फंसा हुआ कन्फ्यूजन में, क्या डिसीजन ले नहीं ले पाए, ठीक है। तो डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए, अचानक नहीं कि बस हाँ डिसीजन ले लिया, खुद भी परेशान हो गया, दूसरा का भी परेशान कर दिया। टू वॉश द डर्टी लिनेन इन पब्लिक, ठीक है, डर्टी लिनेन को वॉश करना पब्लिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू क्वेरल ओपनली, यानी टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, इसको ऐसे समझ सकते हैं जो मतलब गलत काम पब्लिक में करता है, लड़ने झगड़ने वाला खुला आम, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। तो क्वेरल ओपनिंग, जो दिन दहाड़े झगड़ा करने लगता है। द इडियम्स मीन टू डिस्कस प्राइवेट एंड एम्बैरेसिंग मैटर पब्लिकली, ठीक है, वही प्राइवेट में डिस्कस करने लगता है, आराम से अपना कहीं जा करके भी डिस्कस कर सकता है, लेकिन नहीं, उसे कहाँ डिस्कस करना है, तब वो पब्लिक के सामने है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनर डिलेमा, पूरा मतलब दुख में, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी,
बेचारा डेविल के बीच में फंसा हुआ है और डीप सी में बचा फंसा हुआ, डीप सी और डेविल के दोनों के बीच में फंसा हुआ, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बेचारा पूरे डिलेमा में है विद नो गुड ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 136 टू 140 तक दिया गया था। इसमें क्या है, पैसेज हम छोड़ दिए हैं, पैसेज को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाएंगे हम लोग, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है इसमें। आई एम प्राउड, प्राउड क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड, इन हो जाएगा, बाय हो जाएगा या फिर टू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज प्राउड इन द वे, प्राउड इन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। प्राउड इन का मतलब ये होता है टू एक्सप्रेस प्राइड इन समथिंग, प्राउड के बाद इन लगेगा यहाँ पे, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना प्राइड तरीके से। द ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम हावड़ा, ठीक है। तो हावड़ा क्या हो जाएगा, डैश न्यू दिल्ली, तो इनटू टू और इनटू, ठीक है, इन टू इनटू, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। हम लोग हावड़ा टू मुंबई बोलते हैं, ठीक है, पटना टू दिल्ली बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और टू किसको करता है, हमेशा डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। बी अवेयर, हम लोग देखते हैं, बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेट्स या फिर टू पिक पॉकेट्स या फिर ऑफ पिक पॉकेट्स, हम लोग देखते हैं ट्रेन स्टेशन में भी लगा हुआ रहता है। बी अवेयर ऑफ यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अवेयर ऑफ। तो करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा टू एक्सप्रेस कॉशन और वार्निंग अबाउट समथिंग। ये क्या करता है, वार्निंग को, वार्निंग बताने के लिए बी अवेयर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। राजू किल्ड स्नेक है, डैश, यानी हम यहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल किया गया। जब भी कोई स्टिक यानी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर विद हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन विद इज इंडिकेट टू द इंस्ट्रूमेंट यूज परफॉर्म एन एक्शन, किसी एक्शन को करने के लिए हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू एब्सटेन डैश स्वीट्स बिकॉज ही हैड डायबिटीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम हो जाएगा, एब्सटेन फ्रॉम होता है, एब्सटेन फ्रॉम किसको इंडिकेट करता है आपका, अवॉइडिंग, अवॉइडेंस ऑफ समथिंग, उसे क्या करना है, अवॉइड करना है आपको। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वन 141 से देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, ऑपोजिट मीनिंग देखना है, ठीक है। तो द जनरल डिड नॉट डाइवर्स द सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है आपका, इसमें अंडरलाइन करना है डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, रिवेल होता है, रिवील होता है या फिर कंसील होता है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, डाइवर्स का कंसील हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्स का मतलब ये होता है टू रिवील करना होता है, ठीक है, या सब लोग जान जाए उसको। और कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, सीक्रेट में रखना, तो डाइवर्स का क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। अब आते हैं थ्रू द लेटर, यहाँ पे वर्ड दिया गया परफंक्टोरली, ठीक है, परफंक्टोरली। ही ग्लांस्ड थ्रू द लेटर परफंक्टोरली, तो परफंक्टोरली का ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, सेरेमोनियसली, पुअरली, केयरफुल्ली, तो परफॉर्म इसका क्या हो जाएगा आपका, केयरफुल्ली हो जाएगा, केयरफुल्ली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। परफंक्टोरली का मतलब भी होता है केयरलेस तरीके से, क्या होता है, केयरलेस तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी केयरफुल तरीके से, ठीक है। ही वॉज एग्जॉस्टेड, तो इसमें एग्जॉस्टेड वर्ड का दिया गया। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, टायर्ड होता है। फैटिक का मतलब ही थका हुआ, टायर्ड मतलब ब्रोकन मतलब ही टूटा हुआ, तीनों का सेम मीनिंग है, लेकिन ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है टायर्ड, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर। अब आते हैं रेप्रीमेंड, ये वर्ड जो दिया गया रेप्रीमेंड, ठीक है। द मैन वॉज रिप्रीमेंडेड बाई हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग, ठीक है। तो रेप्रीमेंड का मतलब अब्यूज्ड होता है, या फिर ऑपोजिट मीनिंग स्कॉल्डेड होता है या फिर प्रेज्ड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। इसका मतलब होता है अब्यूज़ होता है, यानी ये करना, रिप्रीमेंड का मतलब बेइज्जती करना होता है, ठीक है। उस मैन को क्या किया गया, पूरा बेइज्जत किया गया, किस जुर्म में, चोरी के जुर्म में, तो तारीफ हो जाएगा ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है स्कूल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, बेइज्जत करना, और ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तारीफ करना, यहाँ पर ऑपोजिट ही पूछा गया था। अब आते हैं 145 में, द स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज, स्पीकर के पास क्या है, सुपरफिशियल नॉलेज है, तो सुपरफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, अब स्पीकर है यानी बहुत अच्छा बोल रहा होगा, सुपरफिशियल नॉलेज है, तो डीप है, आर्टिफिशियल है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा आंसर। यानी सुपरफिशियल का मतलब भी क्या होता है, शैलो आर नॉट थॉरली, ठीक है, तो विच मीन्स हैविंग अ ग्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। और डीप का मतलब क्या होता है, ग्रेट नॉलेज होता है। सुपरफिशियल मतलब डीप नहीं होता है, ठीक है, और डीप यहाँ पे ऑपोजिट बोला गया था, ठीक है। हाँ,
शैलो नॉट थॉरो, ठीक है, सही से नहीं बोलना सुपरफिशियल का मतलब। तो डीप का मतलब गहरा नॉलेज हो गया, ठीक है, हैविंग ग्रेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें एरर दिया गया, एरर निकालना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन एरर में दिया गया। बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ गारमेंट टू द वेस्टर्न कंट्रीज एट अ चीप रेट्स मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। एट अ चीप रेट्स नहीं होता है, ठीक है, एट चीप रेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट चीप रेट। यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका ए लगा हुआ है, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेट्स दिया गया इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव है, नॉन है, नॉन किस फॉर्म में है आपका, प्लूरल फॉर्म में है। तो इट वॉज एविडेंट टू मी, इट वॉज एविडेंट टू मी, ठीक है, देर वॉज अ एनी मिस्टेक इन द अकाउंट मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी क्यों हो जाएगा आपका, यहाँ पे एनी का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, एनी का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि दैट देर वाज अ मिस्टेक हो जाएगा। एनी नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडिंग बाय सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए हो जाएगा। यहाँ पे द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक गलत दे दिया गया, ठीक है। द करेक्ट फ्रेज इज वाज अटेंडेड बाय, ठीक है, तो अटेंडिंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, अटेंडेड बाय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये किस में दिया गया है, पैसिव में दिया गया है। तो पैसिव हमेशा क्या होता है, वर्ब 3 के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे अटेंडेड हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स है आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पे बुक दिया गया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, जो किसको एग्री करता है, एग्री विद द प्लूरल डिटरमाइनर वन ऑफ द मोस्ट है। वन ऑफ द मोस्ट के बाद ही क्या आता है आपका, जो नॉन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा आपका, प्लूरल फॉर्म में। तो यानी बुक्स किस में आ जाएगा आपका, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, बुक की जगह बुक्स हो जाएगा। नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड है, नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एज द ताजमहल ऑफ आगरा मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो एरर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है। आपको कहीं एरर लग रहा है, नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो, नो मॉन्यूमेंट, तो ये सही है, यहाँ पे सिंगुलर है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं। एज द ताजमहल ऑफ आगरा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी। तो ये क्लियर हो गया, ये 6 to 8 में पूछा गया था, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया हम सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अब जिसको भी डाउट है उसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में दिया गया है वो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसको पीडीएफ भी चाहिए वो भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसको क्या करना है कोर्स भी लेना है वो भी हमेशा ये टेक्स्ट कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। और भी जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा सब बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। इसमें पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ग्रामर सेक्शन को भी देखा जाएगा, लिटरेचर पे फुल फोकस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर है तो TRE 4 है।